दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ज्ञान व्यापी के संबंध में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान सकेंगे कि ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा जाए या मंदिर कहा जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात ज्ञान व्यापी के इतिहास की। हमें काशी के शिव मंदिर के बारे में पहला जिक्र पुराणों में मिलता है। काशी के ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर काशी बसी हुई है। इसके बाद हमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे, विक्रमादित्य के नाम से कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। इतिहास में कम से कम 12 विक्रमादित्यों के बारे में पता चलता है और भी अधिक हो सकते हैं, जिनमें से ये भी एक है। दरअसल विक्रमादित्य एक नाम नहीं बल्कि उपाधि थी। हाँ, तो हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा भी अपने यात्रा वृत्तांत में वाराणसी और वहाँ विशाल मंदिर का उल्लेख है। अकबर के समय टोडरमल द्वारा भी काशी में एक विश्वनाथ मंदिर बनवाने के बारे में हमें मालूम चलता है। ज्ञान व्यापी मस्जिद की जो वर्तमान संरचना है वह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी, इसलिए इसे आलमगीर मस्जिद भी कहते हैं। वर्तमान में मस्जिद के बगल में जो मंदिर है, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1735 में। अब यहाँ जो विवाद है वो ये है कि हिंदू पक्ष कहता है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए यहाँ मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात के बिल्कुल खिलाफ है, और ना केवल खिलाफ है बल्कि इतना खिलाफ है कि ऐसी कोई भी घटना देश की शांति के लिए खतरा हो सकती है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये माना जाता है कि इसका झुकाव कट्टर हिंदुत्व की तरफ है और ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। दोस्तों ये मामला पहले भी गरमाया था जब हम पर अंग्रेज शासन करते थे। तब अंग्रेज़ों ने इसे मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला देकर यह मस्जिद मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए दे दी थी। इस मामले के एक प्रमुख चरित्र हैं पंडित सोमनाथ व्यास। हालांकि इनका देहांत हो चुका है, लेकिन पंडित सोमनाथ व्यास ही वो आदमी थे जो इस मामले को अदालत लेकर गए थे। पंडित सोमनाथ और उनके पूर्वज विश्वनाथ मंदिर के पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्य पुरोहित रहे हैं। 1991 में इन्होंने यहाँ मंदिर निर्माण के लिए एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की, लेकिन तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तब सरकार ने इस मामले में अपना राजनीतिक फ़ायदा नुकसान देखते हुए पूजा करने पर रोक लगा दी थी, जबकि इससे पहले यहाँ नियमित पूजा होती थी। भले ही वो परिसर के एक छोटे से क्षेत्र में होती थी, लेकिन सरकार ने उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी। इसी समय हमारी संसद ने एक कानून पास किया। ये कानून था उपासना स्थल कानून 1951 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। इस कानून में मुख्य बात यह थी कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता, और इसका एकमात्र अपवाद था अयोध्या। दरअसल यहाँ मंदिर और मस्जिद के बीच में एक कुआं है। उस कुएं का नाम है ज्ञान व्यापी, अर्थात ज्ञान का कुआं। मान्यता है कि इस कुएं के जल को पीकर व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब ये सही है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन मान्यता है। अब जो मामला वर्तमान में खबरों में है उसकी शुरुआत होती है मंजू व्यास और अन्य 3-4 महिलाओं द्वारा वाराणसी के सत्र न्यायालय में लगाई गई एक अर्जी से, जिसमें वो मांग करती हैं कि उन्हें ज्ञान व्यापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन एवं दर्शन की अनुमति दी जाए। अब कोर्ट यहाँ पर वास्तविकता जानने के लिए
ज्ञानव्यापी के पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश देता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच जाता है इस सर्वे को रुकवाने के लिए, और दलील यह दी जाती है कि उपासना स्थल कानून 1991 के कारण इस मामले की सुनवाई ही नहीं हो सकती। फिर लोअर कोर्ट ने सर्वे का आदेश कैसे दे दिया, लेकिन हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की इस दलील को अस्वीकार कर देता है और लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराता है। अब सर्वे शुरू होता है और इसके लिए बनाए गए सर्वेक्षण दल के कमिश्नर बनाए जाते हैं अजय मिश्र। मुस्लिम पक्ष इस नाम पर आपत्ति करता है और कोर्ट का रुख करता है, और इधर सर्वे चलता रहता है। लेकिन रिपोर्ट सौंपने से ठीक पहले कोर्ट द्वारा अजय मिश्र को हटा दिया जाता है और रिपोर्ट फाइनल नहीं हो पाती है। लेकिन इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, और इस सोशल मीडिया के दौर में खबर को फैलने में वक्त लगता ही कितना है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसी खबरें थीं जो मुस्लिम पक्ष के दावों को कमज़ोर करती हैं। अब कोर्ट द्वारा दोबारा से विशाल सिंह के नेतृत्व में सर्वेक्षण दल परिसर के सर्वे के लिए भेजा जाता है। यह दल पूरे परिसर का सर्वेक्षण करता है और यह अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देता है। वादी की मांग पर कोर्ट वादी को यह रिपोर्ट पढ़ने के लिए दे देता है। यहाँ से रिपोर्ट के कुछ विशेष अंश लीक हो जाते हैं, हालांकि बाद में रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार परिसर में अनेक ऐसी चीज़ें एवं संरचनाएं मिली जो इशारा करती हैं कि मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर था, जैसे कमल की आकृति, त्रिशूल, घंटियाँ, मूर्तियाँ, श्री, ओम जैसे लिखे हुए शब्द, पत्थर इत्यादि। इस परिसर में एक वजू खाना भी है। दरअसल वजू खाना हर मस्जिद में होता है, क्योंकि नमाज अदा करने से पूर्व नमाजी वजू कर सकें, यानी हाथ मुंह धो सकें। लेकिन जब इस वजू खाने के पानी को खाली किया गया तो उसमें लगभग 2.5 फीट का एक गोल आकृति वाला काला पत्थर निकला, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा फव्वारा होने की बात कही गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह दावा खोखला साबित हुआ। दरअसल यह शिवलिंग था, जिसने हिंदू पक्ष के दावे को और मजबूती दी। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर था, जो कि नागर शैली में था। इसके बाद देश भर में एक अलग ही माहौल हो गया। प्रत्येक प्राचीन मुस्लिम स्थापत्य को, यहाँ तक कि ताजमहल के बारे में भी यह दावा किया गया कि ये हिंदू मंदिर को ही तोड़कर बनाया गया है। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया और कहा कि प्रत्येक मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, यह देश के लिए खतरनाक है। अब ज्ञानव्यापी मामले को अयोध्या मामले के समांतर रखकर देखें तो जिन तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या में मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज किया गया है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी है। वाराणसी कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को नियमित दर्शन और पूजन की अनुमति हाल ही में दी गई है। इसे ऐसे समझें कि यह अंतिम परिणाम का रुझान भर है। वैसे इस मामले पर बहुत काम पहले शुरू भी हो चुका था। आपको इतना तो पता ही है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी जगह से सांसद हैं और उन्होंने यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया है, जो गंगा के ललिता घाट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट में ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं जिनकी वजह से मुस्लिम पक्ष आशंकित है कि काशी अगला अयोध्या होने वाला है। इसके आसपास ज़्यादातर मुस्लिम आबादी थी, जिसको रास्ता चौड़ा करने की वजह से अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया गया है और यहाँ एक बड़ा मैदान बनाया गया है जहाँ 15 से 20 हज़ार लोग बड़े आराम से इकट्ठे हो सकते हैं। कई मुस्लिम तो यह आशंका जता रहे हैं कि यह मैदान बनाना और मुस्लिम आबादी को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना काशी के अगली अयोध्या बनने के प्लान का ही एक हिस्सा है, जहां भीड़ इकट्ठी होगी और प्रशासन लाचारी जता देगा और 3 दिसंबर 1992 जैसा कुछ बिना किसी बड़े प्रतिरोध के हो जाएगा।
यहाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, यह सिर्फ एक कल्पना भर है जिसके सच साबित होने की आशंका है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह की हिंसा के समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि हिंसा कितनी भी जायज़ क्यों न हो, हिंसा को ही जन्म देती है। महात्मा बुद्ध का वचन है कि वैर को वैर से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसका एक ही रास्ता है और वो है क्षमा। तो दोस्तों, इसके आधार पर आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहना चाहिए या मंदिर कहना चाहिए। यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल अयोध्या की तरह हैं, और जैसा निर्णय अयोध्या मामले में हुआ है, अगर हम मानकर चलें कि वैसा ही निर्णय ज्ञानव्यापी के मामले में होगा, तो हम मान सकते हैं कि ये एक मस्जिद ना होकर एक मंदिर है। धन्यवाद दोस्तों।